हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अमित पटेल फिजिक्स पे। तो अब ये जो वीडियो है उसके अंदर मैं चैप्टर 1 जीएससीबी बोर्ड उनके जो ओल्ड सिलेबस के एमसीक्यूज है उनकी प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ। तो कभी क्या होता है कि उनके रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछी जा सकती है, ठीक है। तो आप यहाँ पे ध्यान देना, ओल्ड सिलेबस के एमसीक्यूज है जो आपको आपके एग्जाम के लिए काफी यूजफुल होंगे। तो फर्स्ट एमसीक्यू है, the force acting between two point charge kept at a certain distance is phi. Now the charge are double and the distance between them is half. Charge को double किया और distance को half किया, the force acting between them will be how much? तो सर अगर मैं इनिशियली चार्ज Q1 एंड Q2 डिस्टेंस Q2 कंसिडर करूँ और डिस्टेंस दोनों के बीच में R कंसिडर करूँ तो फोर्स क्या है बता, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। यस और नो। अब क्या करना है, चार्ज को डबल करना है। तो मतलब ये क्या बन जाएगा 2Q1 और ये क्या बन जाएगा बका 2Q2 और डिस्टेंस को क्या करना है बका हाफ करना है, तो R/2। तो अब नया जो फोर्स होगा वो कितना होगा, अगर फाइव डैश बोले एफ डैश भी बोल सकते हो, लेकिन यहाँ पे हमें बोल के रखा है बका फाइव, ठीक है। तो क्या होगा K 2Q1 डिवाइड बाई R/2 स्क्वायर, क्योंकि अभी डिस्टेंस कितना है पहले से आधा। तो क्या बनेगा 4K Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर बाई 4 किधर जाएगा ऊपर, तो 16K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर कौन है, पहले वाली फोर्स। तो आंसर क्या रहेगा बका 16 5। तो इनिशियल से कितना बनेगा बका 16 टाइम से बनेगा, यस और नो। चलो फिर नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, an electric dipole is placed in a uniform electric field. Find the resultant force acting on it. बगा ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर करो और इसके अंदर एक डाइपोल रखो, लाइक -Q इधर और +Q इधर है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा है बगा E के बराबर। तो आपको फोर्स के बारे में बताना कि फोर्स कितना एग्जर्ट होगा, टोटल फोर्स। तो हमें पता है फोर्स ए वाले डायरेक्शन में कितना होगा QE और यहाँ पे भी कितना होगा QE। जैसे मैंने रेगुलर क्लास के अंदर आपको डिटेल में बोला था कि जब भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो और डाइपोल को कोई भी पोजीशन पे आप सेट करो, कोई भी पोजीशन कोई भी एंगल के साथ, तो सर दोनों चार्जेस के ऊपर इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स एग्जर्ट होती है, इसलिए उनके ऊपर सर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, कौन सा फील्ड के अंदर बता, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर फोर्स हमेशा डाइपोल के ऊपर जो होगा वो हमेशा क्या होगा बता 0। और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो उसके अंदर हमेशा नॉन जीरो होती है, उनके ऊपर हमेशा फोर्स एक्सर्ट होगा। तो यहाँ पे कौन सा फील्ड है बता, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फोर्स हमेशा क्या होगी बता 0। तो ऑलवेज भी 0, ये आपका सही ऑप्शन होगा। टॉर्क का इक्वेशन आपको याद है बता, टॉर्क किस पे डिपेंड करेगा बता, थीटा पे। टॉर्क P टाउ इज इक्वल टू P साइन थीटा। थीटा जब 0 एंड 180 डिग्री होगा तभी इनके ऊपर टॉर्क 0 होगा, बाकी सारे केस में टॉर्क भी क्या होगा, नॉन जीरो होगा। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, an electric dipole is placed in an electric field of a point charge. Then ऑप्शन आपको गिवन है, फर्स्ट ऑप्शन है रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन डाइपोल ऑलवेज बी 0, फोर्स में बी 0, टॉर्क एक्टिंग ऑन इट में बी 0, ऑलवेज बी 0, ठीक है। तो सर पहले तो देखो कि ये जो पॉइंट चार्ज होगा उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अगर मानो कि पॉजिटिव पॉइंट चार्ज कंसिडर करूं तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, आप सबको पता है, यस और नो, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में, यस और नो, क्लियर। और मैं बोल सकता हूँ कि ये पॉइंट चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नॉन यूनिफॉर्म है। अगर इनके केस में अगर मानो कि मैं यहाँ पे कोई भी डाइपोल रख दूं, इधर -Q और इधर कौन है बता +Q, ठीक है। तो पहले सर ये वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगा, यहाँ पे अलग होगा, तो ये वाले डायरेक्शन में जो फोर्स एक्सर्ट होगा वो वीक होगा क्योंकि वहां पे फील्ड इंटेंसिटी वीक है, और यहाँ पे ये डायरेक्शन में जो फोर्स एक्सर्ट होगा वो फील्ड स्ट्रांग होगा क्योंकि वहां पे फील्ड की इंटेंसिटी ज्यादा है। तो फोर्स तो हमेशा क्या बनेगी बता, फोर्स तो हमेशा क्या होगी, नॉन जीरो, यस और नो, क्लियर। तो ऑलवेज 0 तो गलत है, मे बी 0 तो कभी 0 पॉसिबल होगा ही नहीं, क्लियर। टॉर्क एक्टिंग ऑन इट मे बी 0,
और टॉर्क ऑलवेज भी 0, यस और नो। तो इनके अंदर देखो एक केस बनेगा कि सर मानो कि ये डाइपोल को अगर मैं यहाँ पे ऐसे देख लो, चलो -q और +q और फील्ड के साथ कोई थीटा एंगल बना, तो टॉर्क का इक्वेशन क्या होगा, टॉर्क टाउ इज इक्वल टू पी साइन थीटा, यस और नो। तो सर थीटा की वैल्यू तो चेंज हो सकती है, तो ये टॉर्क भी क्या हो सकता है बदल सकता है। लेकिन अगर मैं बोलूं, अगर ये डाइपोल को मैं यहाँ पे ऐसे रखूं, -q इधर और +q इधर, तो फील्ड के साथ यहाँ पे एंगल कितना बनेगा, थीटा 0 बनेगा, तो सर टॉर्क वहां पे 0 पॉसिबल है। तो याद रखो कि टॉर्क 0 पॉसिबल है, यस और नो। लेकिन ये बिल्कुल जरूरी नहीं कि वो हमेशा 0 होगा, क्यों, क्योंकि थीटा की वैल्यू चेंज होगी तो टॉर्क बदल जाएगा। तो सर 0 पॉसिबल है लेकिन हमेशा 0 नहीं होगा, तो ये वाला ऑप्शन सही रहेगा कि नहीं, कि टॉर्क में भी 0 पॉसिबल है, 0 पॉसिबल है। थीटा ओरिएंटेशन पे अगर चेंज होगा 0 डिग्री बनेगा या 180 डिग्री बनेगा, तो वो केस में टॉर्क 0 है, बाकी सारे केस में नॉन 0 है। तो हमेशा नॉन 0 रहेगा। ये भी नहीं बोल सकते क्योंकि थीटा 0 180, तो टॉर्क कितना बचा 0, तो ये वाला मे बी वाला सही होगा, और ये दोनों तो टोटली गलत है। चलो फिर नेक्स्ट बता एमसीक्यू नंबर 4। When an electron and proton are both placed in an electric field, force acting on them are equal in a magnitude as well as the direction. Only the magnitude of forces are same. Acceleration produced in them are same. Magnitude of acceleration produced in them are same. Clear? देखो एज्यूम करो कि मानो कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर करो, यहाँ पे एक प्रोटॉन है और वैसे ही वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है। हमें सबको पता है, बता इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव साइड से किसकी ओर होती है, नेगेटिव साइड की ओर। तो ये प्रोटॉन के ऊपर राइटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट होगा और इलेक्ट्रॉन के ऊपर लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है उनका मैग्नीट्यूड सेम है। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई जितना कंसीडर करूं मैं, तो प्रोटॉन के ऊपर जो फोर्स होगा वो E इंटू ई के बराबर और इनके ऊपर भी E इंटू ई के बराबर। तो डायरेक्शन ऑपोजिट है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है। तो फोर्स एक्टिंग ऑन देम आर इक्वल है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम नहीं, डायरेक्शन सेम नहीं होगी। क्लियर? तो ओनली द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस आर दी सेम, वही वाला ऑप्शन सही होगा। और इन दोनों के लिए देख लो तो सर फोर्स किसके बराबर होती है, Q इंटू ई के बराबर, मतलब चार्ज इधर क्या लिखा मैंने E। क्लियर? तो F इज इक्वल टू क्या होगा बता, एम ए ई। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, ई डिवाइड बाई एम। तो एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड करेगा, मास पे, यस और नो। क्लियर? तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का मास अलग है, इसलिए एक्सेलरेशन भी क्या होगा, अलग अलग। तो ये दोनों ऑप्शन गलत होगी, यस और नो। हाँ कि ना, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड भी अलग अलग होगा, दोनों की डायरेक्शन भी अलग होगी, क्योंकि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कौन सी यहाँ पे डायरेक्शन में बनेगी, सिंपल फोर्स की डायरेक्शन में, यस और नो। क्लियर? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। एमसीक्यू नंबर 5, electric force acting between 2 point charge at a certain distance in vacuum is alpha. Force कितना बोले बता, अल्फा के बराबर। If the same two charges are kept at the same distance but in a medium having a dielectric constant k, then the force between them will be how much? देखो कुलम्ब्स लॉ के अंदर हमने लर्न किया था, फोर्स इन अ मीडियम कितना होगा, एट द सेम डिस्टेंस बिटवीन टू सेम चार्जेस। तो सर फ्री स्पेस के अंदर कितना, अगर F के बराबर, तो फोर्स इन अ मीडियम क्या होगा बता, फोर्स इन अ फ्री स्पेस डिवाइड बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। आई होप इस सब को आपको याद है, नोट्स के अंदर मैंने अच्छे से डिराइव करके वहां पे दिखाया है, ठीक है। तो फोर्स इन अ फ्री स्पेस कितना है बता, वैक्यूम के अंदर अल्फा, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना बोला है बता, के बराबर। तो फोर्स इन अ मीडियम किसके बराबर होगा, अल्फा बाई के, क्योंकि ऊपर कौन है, फोर्स बिटवीन टू चार्ज इन अ फ्री स्पेस। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बता, डी वाला। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज +4q एंड -q इज r। अगर मैं यहाँ पे +4q कंसीडर करूँ और इधर एक -q कंसीडर करूँ, तो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर है, r के बराबर। A third charge q is placed at the midpoint. The resultant force acting on -q is 0. सर यहाँ पे r/2 डिस्टेंस पे, क्लियर, इनके मिड पॉइंट पे मैंने कोई चार्ज q रखा, तो सिंपल सी बात है यहाँ से भी डिस्टेंस कितना होगा, r/2। और सर ये वाले चार्ज के ऊपर फोर्स 0 है। सर किसी के ऊपर फोर्स 0 कब पॉसिबल होगा,
जब उनके ऊपर लगने वाली सारी फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट हो। तो देखो ये +4Q और एक होने बका माइनस, तो ये वाले डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेगा। चलो इसको 1 बोलो, इसको 2 बोलो और इसको 3 बोलो, तो फोर्स ऑन 3/1 ये वाले डायरेक्शन में होगा। यस और नो? सर अगर ये +Q होगा तो -Q को अट्रैक्ट करेगा इनवर्ट डायरेक्शन में। यस और नो? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में बनेंगे, फोर्स जीरो पॉसिबल होगा नहीं। तो मतलब कि ये जो चार्ज है वो कौन सा होगा सर? नेगेटिव होगा। ये नेगेटिव होगा तो इसको रिपेल करेगा, और ये 3 के ऊपर 2 की वजह से ये वाले डायरेक्शन में फोर्स बनेगा। जब ये दोनों फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट बन जाएगी तो सर इनके ऊपर फोर्स क्या बन जाएगा? जीरो। तो वो तो हमें क्वेश्चन में बोल के रखा है फोर्स क्या है? जीरो। मतलब ये क्यू क्या होगा? नेगेटिव। तो देखो आपके पास दो ऑप्शन मिल गए, दो नेगेटिव है। या सर नो पॉजिटिव पॉसिबल है नहीं? चलो तो ये फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट होगी कि नहीं? या सर नो? चलो फोर्स ऑन 3/1, तो के सर दोनों चार्ज का प्रोडक्ट 4Q, सर ये कौन सा है बता? Q डिवाइड बाय डिस्टेंस स्क्वायर। दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है बता? R, तो R स्क्वायर। मैंने यहाँ पे Q का मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट किया है, मुझे पता चल गया ये कौन सा है बता? नेगेटिव है। चलो 3/2 का क्या होगा? तो सर के इनका चार्ज कितना बता? Q, इसका कितना बता? Q डिवाइड बाय डिस्टेंस स्क्वायर। अब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होगा? R/2, तो R स्क्वायर डिवाइड बाई 4 होगा कि नहीं? R/2 स्क्वायर, तो R स्क्वायर बाई 4, 4 कहाँ पे जाएगा? ऊपर। Q कैंसिल, 4 कैंसिल, के कैंसिल, R स्क्वायर कैंसिल, तो Q इज इक्वल टू क्या मिला बता? Q के बराबर। यस और नो? और हमें पता है ये जो Q चार्ज है वो कौन सा है बता? नेगेटिव। यस और नो? क्या होगा बता? नेगेटिव। मतलब Q इज इक्वल टू क्या बनेगा बता? -Q। यस और नो? तो Q इज इक्वल टू क्या होगा बता? -Q। आई होप सबको समझ में आया। अगर कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बता सकते हो। चलो तो यहाँ पे हमें गिवन है एक सर्कल है और उनकी सर्कमफेरेंस के ऊपर चार्ज है। यस और नो? आगे ना, इनके रेडियस ए के बराबर है। क्लियर? ए वेर इज लैम्डा। देखो लीनियर चार्ज डेंसिटी चेंज हो रही है विथ लैम्डा नॉट कॉस थीटा। टोटल चार्ज क्या होगा? तो अगर मानो कि इस सरफेस के ऊपर मैं चार्ज एलिमेंट कंसीडर करूँ, कि मानो कि एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करूँ ए वाला, जिसकी लेंथ किसके बराबर हो? लेंथ किसके बराबर हो बता? dl के बराबर, और उसके ऊपर चार्ज कितना हो? dq के बराबर। तो लैम्डा किसके बराबर बनेगा? dq डिवाइड बाय dl, लीनियर चार्ज डेंसिटी। यस और नो? तो सर इतने एलिमेंट के ऊपर चार्ज कितना मिलेगा? dq किसके बराबर होगा बता? लैम्डा dl। लेकिन मुझे क्या फाइंड आउट करना है कि इनके ऊपर टोटल चार्ज कितना होगा। सेकेंड थिंग कि यहाँ पे जो लैम्डा है वो लैम्डा नॉट कॉस थीटा, मतलब ये एंगल के साथ यहाँ से यहाँ तक चेंज होगा। यस और नो? तो अगर मानो कि इतना सा छोटा सा एंगल में एज्यूम कर लो बगा डी थीटा के बराबर, ठीक है? क्लियर? तो यहाँ पे देखो डी थीटा किसके बराबर बनेगा? थीटा इज इक्वल टू आर्क डिवाइड बाई रेडियस। तो इनकी आर्क कितनी है? डीएल के बराबर, और रेडियस कितना है बता? ए के बराबर। यस और नो? तो डीएल की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ बता? ए डी थीटा। तो ये दो रिलेशन को यूज करेंगे हम। टोटल चार्ज कितना होगा? तो टोटल चार्ज अगर मैं एज्यूम करूँ बता किसके बराबर है? क्यू के बराबर। तो इनके ऊपर ऐसे छोटे छोटे जो भी एलिमेंट बनाओगे उनका टोटल इंटीग्रेशन होगा कि नहीं? क्लियर? चलो तो सर dq की जगह पे क्या लिख सकता हूँ? तो dq की जगह पे लैम्डा dl लिख सकता हूँ। लैम्डा की जगह पे क्या लिख सकता हूँ? लैम्डा नॉट कॉस थीटा। तो लैम्डा नॉट कॉस थीटा। dl की जगह पे क्या लिख सकता हूँ? a इंटू डी थीटा। तो इक्वेशन क्या बनेगा? तो अब देखो ए लैम्डा नॉट कांस्टेंट है तो उसको बाहर लिखूं, इंटीग्रेशन कॉस थीटा डी थीटा। अब ये जो एंगल चेंज होगा वो कहाँ से लेके कहाँ तक जाएगा? तो सर यहाँ से लेके पूरा सर्कल घूमेगा, तो जीरो से लेके कहाँ तक होगा बता? 2 पाई तक। क्लियर? तो ए लैम्डा नॉट कॉस का इंटीग्रेशन होगा साइन थीटा, लिमिट कौन सी रहेगी बता? जीरो से लेके 2 पाई। तो ये क्या बनेगा? ए लैम्डा नॉट साइन 2 पाई माइनस साइन जीरो। आई होप सबको समझ में आ रहा है। साइन 2 पाई क्या होगा बता? जीरो। साइन जीरो भी जीरो, तो आंसर क्या रहेगा? जीरो। यस और नो? तो आंसर कितना आएगा बता? जीरो के बराबर। आई होप सबको क्लियर हुआ। यस और नो? अगर नहीं समझ में आया आप कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट एमसीक्यू क्वेश्चन देखो इधर।
टू आइडेंटिकल मेटल स्फीयर ए एंड बी कैरी सेम चार्ज, दोनों के ऊपर सेम चार्ज है Q के बराबर। When two sphere are at a distance are force between them is F। मतलब मानो कि यहाँ पे स्फीयर A कंसीडर करूँ और इधर स्फीयर B कंसीडर करूँ, दोनों आइडेंटिकल है, दोनों कैसी है बता, आइडेंटिकल, क्लियर, दोनों कैसी है बता, आइडेंटिकल, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है बता, R के बराबर। तो फोर्स कितना एक्सर्ट हो रहा है, तो सर फोर्स किसके बराबर है, F के बराबर। लेकिन यहाँ पे दोनों के ऊपर चार्ज भी कितना है, सेम, यस और नो, क्लियर। तो फोर्स क्या होगा बका, के क्यू क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर के बराबर, यस और नो। अब देखो क्या हो रहा है, अनदर आइडेंटिकल स्फीयर सी फर्स्ट ब्रोट इन कॉन्टेक्ट विथ ए and then it is touched by sphere B and separated from it. Now the force acting between them and B is how much। मुझे यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन देखने दो, क्योंकि मुझे लगता है कि ये न्यूट्रल होनी चाहिए, वो स्पेसिफाई यहाँ पे किया नहीं है, यस और नो, क्लियर। कि ये जो स्फीयर होगा, कि स्फीयर सी इनके साथ आप जो टच कर रहे हो, ठीक है, वो हमें क्या कंसीडर करना है बता, न्यूट्रल, क्लियर। आइडेंटिकल बोला है, ठीक है, लेकिन चार्ज हम उनका क्या कंसीडर करेंगे, न्यूट्रल। तो सर जब इन दोनों को सेपरेट करोगे तो सर अब ए के ऊपर चार्ज कितना बचेगा बता, Q/2, और ए कितना लेके जाएगी बता, Q/2, किसके साथ टच होगी, इनके साथ, क्लियर। स्फीयर सी किसके साथ टच हुआ, बी के साथ। अब इनका टोटल चार्ज क्या बनेगा, क्योंकि यहाँ से फिर आपको सेपरेट करना है बी से, तो सर अभी टोटल चार्ज Q प्लस Q/2 बनेगा कि नहीं, तो ये क्या बनेगा बका, 3Q/2। अब सर जब दोनों को सेपरेट करोगे तो इसके ऊपर जो चार्ज होगा वो 3Q/4 होगा, और C के ऊपर जो होगा वो भी कितना होगा बका, 3Q/4 के बराबर, क्योंकि बटेगा ना इक्वली, आइडेंटिकल है। तो अब देखो इसके ऊपर चार्ज कितना है, Q/2, इसके ऊपर कितना है, 3Q/4। तो अब इन दोनों के बीच में फोर्स कितना एक्सर्ट करेगा एट अ सेम डिस्टेंस, तो K Q/2 3Q/4 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, क्लियर। तो 3 और ये क्या बनेगा, 8 KQ² डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो ये तो वही है ना, KQ² डिवाइड बाई आर स्क्वायर, पहले वाली फोर्स। तो पहले वाली फोर्स से कितना बनेगा बता, 8/3/8 टाइम्स ऑफ इनिशियल फोर्स। समझ में आ, पहले इनको किसके साथ टच करवाया, ए के साथ, तो चार्ज बढ़ गया इसके ऊपर Q/2, और एक Q/2 लेके किसके साथ टच में आया, बी के साथ। तो टोटल चार्ज क्या बनेगा, इसका पहले Q था और प्लस Q/2, तो 3Q/2। अब फिर से वो बटेगा ना दोनों के बीच में, और डिस्टेंस क्या रखना है बता, सेम। और यहाँ पे स्पेसिफाई करना चाहिए कि ये जो स्फीयर सी है इनिशियली क्या है बता, न्यूट्रल, अनचार्ज है, यस और नो। स्पेसिफाई नहीं किया यहाँ पे, आई थिंक, क्लियर, तो वो स्पेसिफाई करना चाहिए, यस और नो। चलो डन इतना। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, 2 point charges Q and 4Q are kept at 30 सेंटीमीटर अपार्ट। ये दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना गिवन है, 30 सेंटीमीटर। At a what distance on a straight line joining them the intensity of electric field is 0। अगर मैं इधर Q कंसीडर करूँ और इधर 4Q कंसीडर करूँ, तो अगर दो सेम चार्ज होते हैं, ठीक है, अगर दो पॉजिटिव या दो नेगेटिव होंगे तो फील्ड की डायरेक्शन कहाँ पे ऑपोजिट बनेगी, बीच में, साइड में नहीं, ठीक है। तो सर लाइक यहाँ पे कोई पॉइंट P कंसीडर करूँ, वहाँ पे इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगा क्योंकि ये पॉजिटिव है, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड E1 बोलूँ और ये भी पॉजिटिव है, तो इसका भी उनके लिए आउटवर्ड बनेगा E2। तो सर ये जो डिस्टेंस है वो 30 सेंटीमीटर है, और मानो कि ये डिस्टेंस में यहाँ से देखो मुझे क्या फाइंड आउट करना है, एट व्हाट डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग देम द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। तो Q से कोई x डिस्टेंस बोलूँ तो ये बाकी का कितना होगा बगा, 30 माइनस x होगा, यस और नो। अगर यहाँ से x बोलोगे तो ये वाला कितना बनेगा, 30 माइनस x। तो ये डिस्टेंस कितना होगा वो मुझे फाइंड आउट करना है। तो कब 0 पॉसिबल है, जब ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल एंड ऑपोजिट हो। तो इक्वल एंड ऑपोजिट मतलब ऐसे बनेगा, E1 किसका है बता, इनका, तो KQ डिवाइड बाय डिस्टेंस स्क्वायर, डिस्टेंस कितना है बता, x स्क्वायर। E2 इनका है 4Q का, तो K इंटू 4Q डिवाइड बाय डिस्टेंस स्क्वायर, डिस्टेंस कितना है बता, 30 माइनस x स्क्वायर। अगर सेंटीमीटर टू मीटर में जाओगे तो भी यहाँ पे कैंसिल आउट होगा, ठीक है। चलो तो K कैंसिल, Q कैंसिल,
तो 1/x² इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 30 माइनस x²। तो बका मैं इनको ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, 2 और a 30 माइनस एक्स होल स्क्वायर। समझ में आ कि नहीं? तो अगर अंडर रूट करोगे तो ये 1/x इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 30 माइनस एक्स। तो 30 माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या बनेगा बका 2x, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अगर राइट साइड ध्यान दो तो 3x इज इक्वल टू 30, सो x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर मतलब एक क्यू से कितना है बका 10 सेंटीमीटर। तो इधर से कितना होगा 30 माइनस 10, 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन चेक करो तो बका 20 सेंटीमीटर फ्रॉम 4q, यस सही है। बाकी देख लो सिंप्लीफिकेशन के जस्ट सेटिस्फेक्शन के लिए कि सर ये सब गलत है, यस और नो। या तो 10 सेंटीमीटर फ्रॉम q, ये वाला ऑप्शन भी पॉसिबल है, यस और नो, दिख रहा है आपको। चलो फिर नेक्स्ट, डायमेंशनल फॉर्मूला हमें निकालना है किसका, परमिटिविटी का। तो सबसे पहले तो परमिटिविटी याद है ना आपको, ये कौन है बता, रेसिप्रोकल ऑफ कूलम कांस्टेंट वाला रिलेशन था। तो इसका यूनिट क्या होगा, कूलम पर न्यूटन, याद करो तो कूलम पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, यस और नो। क्लियर है कि नहीं इतना, हाँ कि ना। ये परमिटिविटी का यूनिट है। याद है वहां पे दो मैंने करवाए थे कि सर चार्ज के लिए या तो Q1 कंसीडर करेंगे या तो दूसरा कौन सा था बका A1 T1। हम इक्वेशन में क्लियरली बोला है चार्ज के लिए हमें क्या लेना बका Q, और ऑप्शन भी कौन से फॉर्म में, Q के फॉर्म में। तो कूलम के लिए क्या बनेगा बका Q2, सर नीचे न्यूटन है M1 L1 T-2, और सर एक मीटर स्क्वायर है तो ये क्या बनेगा बका L2। तो M-1 L-3 T2 Q2, कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है, M-1 L-3 T2 Q2, ये वाला ऑप्शन सही आ रहा है। सर अगर AT के फॉर्म में लेते तो क्या बनता, तो देखो कूलम स्क्वायर, तो A2 T2 बनता ना, स्क्वायर है तो, और नीचे सेम रहता बता M1 L1 T-2, और इधर क्या बनता बता L2। तो ये क्या बनता बता M-1 L-3 T4 A2, ये वाला बनता AT के फॉर्म में। तो दोनों आपको याद होने चाहिए, ठीक है। सिंपल यूनिट से निकालना या तो हम क्या बोलते हैं बका इक्वेशन से निकालो, ठीक है, फार्मूला से निकालो। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 11, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ HCl एटम इज गिवन। डाइपोल मोमेंट हमें गिवन है, चार्ज ऑन बोथ द एटम आर अनलाइक, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव होगा तभी क्या बनेगा बका डाइपोल बनेगा। और मैग्नीट्यूड का तो पता ही है, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस चार्ज इज हाउ मच बका। अगर H को मैं प्लस कंसीडर करूँ, Cl को अगर माइनस कंसीडर करूँ, और दोनों के बीच में डिस्टेंस कोई है कितना है बका 1 एंगस्ट्रॉम, मतलब 10 टू द पावर ऑफ -10 मीटर होगा कि नहीं। उसका डाइपोल मोमेंट आपको गिवन है 3.4 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -30 कूलम मीटर। तो P इज इक्वल टू 2AQ, सिंपल से एक फॉर्मूला है, याद रखना यहाँ पे 2A एज अ होल is distance between positive and negative charges. So Q is equal to P divided by क्या होगा बगा 2A। P कितना है गिवन है हमें इक्वेशन में बगा 3.4 into 10 to the power of -30। 2A कौन है बगा डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज जो 10 to the power of -10 मीटर होगा। आंसर क्या होगा 3.4, ये ऊपर जाके प्लस बनेगा तो -20 कूलम्ब, ये आपका चार्ज होगा, ये आपका क्या होगा बगा चार्ज होगा। कौन सा ऑप्शन रहेगा बता बी नंबर, यस और नो। आई होप सबको समझ में आ रहा है, यस और नो। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चलो क्वेश्चन नंबर 12, देयर एग्जिस्ट एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 100 न्यूटन पर कूलम, कौन से डायरेक्शन में बता जेड डायरेक्शन में। क्लियर, द फ्लक्स पासिंग थ्रू द स्क्वायर 10/10 का एक स्क्वायर है, कौन से प्लेन में, XY प्लेन के अंदर बता। अगर ये x के डायरेक्शन है यस और नो, अगर ये y के डायरेक्शन करूँ कंसीडर और ये z के डायरेक्शन कंसीडर करूँ, तो जो स्क्वायर है ना वो किधर है बता XY प्लेन के अंदर, मतलब ऐसे कोई एज्यूम कर लो 10/10 का, यस और नो। और फील्ड सारा कौन से डायरेक्शन में जा रहा है बता z के डायरेक्शन में। समझ में आ रहा है कि नहीं, यस और नो। तो थीटा एरिया नॉर्मल भी यही डायरेक्शन में बनेगा ना, तो सर फ्लक्स क्या होगा फाई इज इक्वल टू ई डॉट डेल्टा एस। तो फ्लक्स फाई क्या होगा बता फाई इज इक्वल टू ई डॉट डेल्टा एस, ई डेल्टा एस कॉस थीटा। थीटा हमेशा क्या होगा, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर।
तो थीटा दिख रहा है बता 0 डिग्री है, तो ई डेल्टा एस इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 100, डेल्टा एस क्या होगा, तो इसका एरिया 10/10 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे ना, तो 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। अब सबको याद होना चाहिए बताओ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर इंटू 10⁻⁻⁴। क्लियर? तो आंसर सॉरी एक और 100 रखना पड़ेगा ना इनका डेल्टा एस का, ठीक है, तो 100 इंटू 10⁻⁻⁴, तो ये सर 10⁻⁻+4 -4, आंसर क्या बनेगा 1, आंसर क्या बनेगा बता 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। समझ में आ कि नहीं? चलो लाइक कर दो। नेक्स्ट एमसी 13, द रेडियस ऑफ कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल इज गिवन 10 mm and a 100 microcoulomb charge is sprayed on it. The force acting on a 10 microcoulomb charge placed its center will be how much? देखो कुछ ऐसे बनेगा कि सर स्फेरिकल शेल गिवन है और इसके ऊपर चार्ज जो स्प्रेडेड है वो कितना होगा बता 100 माइक्रोकूलम, कितना 100 माइक्रोकूलम, और इनकी जो रेडियस है वो किसके बराबर है बता 10 mm के बराबर, यस और नो। और अभी क्या कर रहे हो बता इनके सेंटर पे जो चार्ज प्लेस्ड कर रहे हो, ठीक है, तो 10 माइक्रोकूलम है, तो सर मैं बोलूं कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है 0, ये आप सबने लर्न किया है ना, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा 0, तो फोर्स कितना होगा Q इंटू ई, बता चार्ज कितना प्लेस किया 10 माइक्रोकूलम और फील्ड 0, तो सर फोर्स भी 0, यस और नो। समझ में आ कि नहीं? क्लियर? चलो फिर सेकंड, व्हेन अ 10 माइक्रोकूलम चार्ज is enclosed by a closed surface, the flux passing through the surface is phi. Now another -10 microcoulomb charge is placed inside the closed surface, then the flux passing through the surface will be how much? एक सरफेस है बता इसके अंदर 10 माइक्रोकूलम है, तो फ्लक्स कितना है phi के बराबर। अब इसके अंदर आपने ऐड किया कितना -10 माइक्रोकूलम, तो बता फ्लक्स अभी क्या होगा, तो Q enclosed डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो अभी इसके अंदर नेट चार्ज कितना एनक्लोज्ड होगा 0 के बराबर, तो फ्लक्स भी कितना बनेगा बता 0, यस और नो। सब एग्री करते हो कि नहीं? कि ना, यस और नो। देखो बता इनके रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन गॉस लॉ के बेसिस पे एक एमसीक्यू तो जरूर बनेगा, तो अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पे क्यों क्या आता है, तो चार्ज एनक्लोज्ड विद इन दी गॉसियन सरफेस। चलो फिर नेक्स्ट एमसीक्यू 15 नंबर, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल is placed at the center of sphere, flux passing through the surface of sphere will be, बता डाइपोल है, डाइपोल का टोटल चार्ज कितना होगा बता, डाइपोल का जो टोटल चार्ज होगा वो 0 होगा, तो फ्लक्स क्या होगा बता टोटल चार्ज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट ना। अगर एक स्फीयर कंसीडर करो बता उसके अंदर डाइपोल है, टोटल चार्ज क्या हुआ 0, तो फ्लक्स भी क्या होगा 0 के बराबर। एग्री करते हो कि नहीं? यस और नो। चलो फिर नेक्स्ट, two sphere carrying a charge Q are hanging from a same point of suspension with the help of thread of a length of 1 meter। मतलब अगर दो स्फीयर है ऐसे हैंग कर रहे हैं, यस और नो, ये दोनों की लेंथ कितनी है बता 1 मीटर के बराबर, इन अ स्पेस फ्री फ्रॉम ग्रेविटी, देखो ग्रेविटी नहीं है, द डिस्टेंस बिटवीन देम विल बी हाउ मच। अब देखो इसके ऊपर चार्ज में Q कंसीडर करूँ, इसके ऊपर भी कितना कंसीडर करूँ Q के बराबर बोल के रखा है, ग्रेविटी नहीं है तो दोनों एक दूसरे को क्या करेगी रिपेल करेगी, ये जो नीचे लटक के आई ना दैट इज ड्यू टू ग्रेविटेशन, लेकिन ग्रेविटी नहीं है तो अभी क्या होगा कि सर ये जो स्फीयर 1 है ये वाला वो इधर जाएगा 1 मीटर से और ये क्या जाएगा बता इधर 1 मीटर से। समझ में आ कि नहीं? मैक्सिमम कितना जा सकता है जितनी स्ट्रिंग की लेंथ है, नीचे तो जाएगा नहीं ड्यू टू ग्रेविटेशन तो है नहीं, तो आंसर क्या रहेगा बता 2 मीटर। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, वन पॉइंट इलेक्ट्रिक चार्ज Q इज प्लेस्ड एट अ पॉइंट P, मानो कि ये कोई पॉइंट P है वहां पे चार्ज कौन है Q, अ क्लोज्ड सरफेस इज प्लेस्ड नियर द पॉइंट P, मानो कि इधर कोई क्लोज सरफेस है ये वाली, तो फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस ऑफ स्फीयर विल बी, देखो हम इसके अंदर लिखते हैं ना कि फ्लक्स किसके बराबर होगा phi इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट, लेकिन एक Q को हम क्या बोलते हैं जो चार्ज गॉसियन सरफेस के अंदर बंद होगा, ये लिखते हैं चार्ज enclosed within Gaussian surface
यस और नो, हाँ के ना, क्लियर। तो सर यहाँ पे तो कोई अंदर चार्ज है ही नहीं, अगर कोई चार्ज है ही नहीं तो फ्लक्स क्या होगा इन सरफेस के लिए, जीरो के बराबर। समझ में आया कि नहीं? चलो फिर नेक्स्ट एमसीक्यूज। चार्ज Q each is placed on n minus 1 corners of a polygon of side of n. The distance of each corner from the center of polygon is r, the electric field at a center. लगभग हमें एक हेक्सागन कंसीडर करो, यस और नो, क्लियर। और इनकी जो कॉर्नर है यहाँ पे चार्ज Q के बराबर, इधर Q के बराबर, इधर Q के बराबर, इधर Q के बराबर, इधर Q के बराबर। एक कॉर्नर पे नहीं रखना है खाली मुझे, यस और नो, तो यहाँ पे मैंने नहीं रखा और ये सेंटर है। तो अब क्या होगा, तो सर ये पॉजिटिव का फील्ड आउटवर्ड, ये पॉजिटिव का फील्ड आउटवर्ड, इक्वल एंड ऑपोजिट एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा। सर ये पॉजिटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड, ये पॉजिटिव का आउटवर्ड इक्वल एंड ऑपोजिट कैंसिल करेगा। सर ये क्यू का आउटवर्ड, लेकिन इसको कैंसिल करने वाला सामने से कोई है नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बचेगा बका, के क्यू बाय आर स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं? क्लियर। ओड या इवन कोई भी नंबर वाली पॉलीगॉन, इसके अंदर देखो, when two sphere having a charge 2q and minus q charge are placed at a certain distance, the force between them is F. Now they are connected by a conducting wire again separated from each other. How much force will act between them? Distance is same as before. बका एक स्फीयर है जिसके ऊपर चार्ज कितना है बका 2q, और सेकेंड स्फीयर के ऊपर चार्ज कितनी है बका माइनस q के बराबर। दोनों आइडेंटिकल है, दोनों कैसे बका आइडेंटिकल है। और मानो कि सेपरेशन r के बराबर कंसीडर करो तो फोर्स कितना एग्जर्ट हो रहा है बका F के बराबर, यस और नो, क्लियर। कितना बनेगा सर, एट्रैक्टिव होगा, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव है, तो K 2QQ डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो मैं क्या लिख पाता हूँ बका 2KQ स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर, एट्रैक्टिव, यस और नो। अब क्या कर रहे हैं कि दोनों को ना एक दूसरे से कनेक्ट किया, तो सर चार्जिंग बाय कंडक्शन होगा और टोटल चार्ज का हाफ चार्ज बटेगा, तो टोटल चार्ज जो होगा वो इन दोनों के अंदर बढ़ जाएगा। तो 2Q माइनस Q क्या होगा बका Q। तो सर अगर कनेक्शन काट दूं तो अभी इसके ऊपर क्या रहेगा Q/2, इसके ऊपर भी क्या होगा Q/2। अब ये जो एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगी वो रिपल्सिव फोर्स होगी, यस और नो, ये बात खास ध्यान से सुनना। तो एफ डैश क्या बनेगा बका K Q/2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो ये क्या बनेगा 1/4 KQ स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर। अब देखो KQ स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर क्या लिख सकते हो बता F/2, यस और नो, हाँ के ना। तो सर AF/2 और एक कौन है बता आगे 4, तो क्या बनेगा बता F डिवाइड बाई 8। समझ में आ कि नहीं, यस और नो। याद रखना बिफोर कनेक्शन फोर्स कौन सा था, अट्रैक्टिव, आफ्टर कनेक्शन फोर्स कौन सी बनेगी, रिपल्सिव, क्योंकि अभी दोनों के ऊपर कौन सा चार्ज है बका पॉजिटिव चार्ज है। आई होप सबको समझ में आ रहा है, यस और नो। चलो फिर नेक्स्ट, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमर्ज आउट फ्रॉम 1 कूलम चार्ज इज हाउ मच। अगर मैं यहाँ पे 1 कूलम चार्ज कंसिडर करूँ और इनके आजू बाजू कोई भी सरफेस कंसिडर कर लो, तो इनकी जो फील्ड लाइंस निकलेगी वो ऐसे निकलेगी कि नहीं, यस सर नो। और सर फ्लक्स का फार्मूला क्या है, चार्ज इनक्लोज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो मतलब कि ये सरफेस से जो भी फील्ड लाइंस निकलेगी वो क्या उसका फ्लक्स है। तो सर ये एक्चुअली मुझे देता क्या है बता नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, यस सर नो। तो सर यहाँ पे ध्यान से देखो तो चार्ज कितना है बता 1 कूलम और एप्सिलॉन नॉट 8.85 10 टू द पावर ऑफ -12। कैलकुलेट करो तो आंसर क्या मिलेगा बता, ये आपको नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ही देगा, यस और नो। तो कितना आना चाहिए भाई, कितना, ओके 1.1 कितना आएगा शायद 1.13 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 11, 1.13 10 टू द पावर ऑफ 11, इतनी नंबर्स ऑफ फील्ड लाइंस बनेगी, यस और नो, हाँ कि ना बनेगी। अगर मानो कि इसकी जगह पे चार्ज को यहाँ पे बोला है ना क्लियर फील्ड लाइंस इमर्ज आउट फ्रॉम 1 कूलम चार्ज, तो सर ये हमने कंसीडर किया फ्री स्पेस के अंदर। अगर मानो कि यहाँ पे मीडियम गिवन होता तो सर यहाँ पे मीडियम की परमिटिविटी आ जाती, यस और नो। और आप सबको याद है ना एप्सिलॉन डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर कूलम कांस्टेंट। तो ये क्या लिख सकते हो आप, ये एप्सिलॉन नॉट भी बोल सकते हो, यस और नो, क्लियर। तो ये याद रखना, ये कहाँ पे मीडियम के लिए, यहाँ पे मीडियम की परमिटिविटी आएगी, यस और नो। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन,
when a 10 to the power of 19 electrons are removed from a neutral metal plate. बता एक मेटल प्लेट है वो न्यूट्रल है. न्यूट्रल का मतलब आप सबको पता है. न्यूट्रल का मतलब होता है बता इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज का होना. अगर यहाँ से नेगेटिव निकलेगा तो ये क्या बनेगी बता पॉजिटिव बनेगी. कितने से पॉजिटिव बनेगी? जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जाए उतने से. जितना नेगेटिव चार्ज जाएगा उतना पॉजिटिव बनेगी. मतलब कि अगर मैं बोलूँ 1 कूलम नेगेटिव चार्ज निकला यहाँ से तो 1 कूलम से क्या बनेगी पॉजिटिव. तो इनके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितनी जा रही है 10 टू द पावर ऑफ 19. चार्ज कितना 1.6 10 टू द पावर ऑफ -19 कूलम. तो ये क्या बनेगा बका 1.6 इंटू ओके 1.6 से बनेगा ना कूलम. सर नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन जाएगा ना तो क्या बनेगी बका पॉजिटिव. यहाँ पे खास देखना इलेक्ट्रॉन जाएगा और हमेशा इलेक्ट्रॉन ही निकलता है कोई ऑब्जेक्ट से. यस और नहीं ये सबको क्लियर है. चलो फिर नेक्स्ट 22. A charge q is placed at the center of a cube. The electric flux emerging from any one surface of the cube is how much? मतलब कि अगर एक सरफेस कंसीडर करूँ लाइक क्यूब कंसीडर करूँ ठीक है तो ये क्यूब के अंदर ध्यान से देखना बका सेंटर पे कौन है बका एक चार्ज है. कौन सा बका क्यू वाला. तो सर इनके साथ फ्लक्स कितना लिंक्ड होगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट. लेकिन ये फ्लक्स के अंदर सारी सरफेस के अंदर से क्या निकलेगी बता फील्ड लाइंस निकलेगी. यस और नो. लेकिन हमें किसी एक को टारगेट करना है तो सर सब इक्वल एरिया वाली होगी. तो सर फ्लक्स लिंक्ड विथ वन सरफेस. फ्लक्स लिंक्ड विथ वन सरफेस कितना बनेगा बता. एनी आइडिया? कमेंट करके बताओ क्या बनेगा. तो सर 6 के साथ कितना बन रहा है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट. तो 1 के साथ क्या बनेगा. तो सर क्या बनेगा जो टोटल है उनसे डिवाइड बाय 6 कर लो. तो कितना बनेगा बता क्यू डिवाइड बाय 6 एप्सिलॉन नॉट. पहले वाला फ्लक्स कितना है सारी सरफेस का मिला के क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट. एक सरफेस का क्या होगा 1/6. समझ में आ कि नहीं. तो क्या होगा बता क्यू डिवाइड बाय 6 एप्सिलॉन नॉट. मैंने यहाँ पे स्मॉल क्यू लिखा है. आंसर में क्या बोला है बता कैपिटल क्यू है ना. तो आप समझते हो बड़े बन गए ना अभी. यस और नो. चलो फिर नेक्स्ट. The liquid drop of a mass m has a charge q. What should be the magnitude of electric field E to balance this drop? मतलब कि अगर ये ड्रॉप इधर है यस और नो तो सर ड्रॉप का मास किसके बराबर है m के बराबर. तो बट ऑब्वियस उसका वेट कौन से डायरेक्शन में होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में नीचे की ओर जाएगा. उसको बैलेंस करना है इक्विलिब्रियम में लेके आना है. तो सर इसके ऊपर फोर्स जितना डाउन है उतना अपवर्ड डायरेक्शन में एग्जर्ट होना चाहिए. अब ये फोर्स कौन एग्जर्ट कर सकता है बता इलेक्ट्रिक फील्ड कर सकता है. समझ में आ रहा है कि नहीं. यस और नो. अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये वाली सेट करूँ यहाँ पे पॉजिटिव टू नेगेटिव क्लियर. तो ड्रॉप कौन सी है बता पॉजिटिव. तो उसके ऊपर कौन से डायरेक्शन में फोर्स एग्जर्ट होगा अपवर्ड डायरेक्शन में. वो फोर्स कितना होगा बता क्यू ई के बराबर. वो किसको बैलेंस करना चाहिए वेट को mg को. यस और नो. तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होना चाहिए बता mg डिवाइड बाई q के बराबर. समझ में आ के नहीं इतना सिंपल सा क्वेश्चन है. तो कौन सा होगा बता mg डिवाइड बाई q. फर्स्ट वाला आंसर सही होगा. यस और नो. फिर देखो एज शोन इन द फिगर द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद अ क्लोज्ड सरफेस. तो सर ये सरफेस है अंदर चार्ज दिख रहा है एक पॉजिटिव दूसरा इक्वल नेगेटिव है तो फ्लक्स क्या होगा बता 0. यस और नो. चलो फिर लास्ट वन. As shown in the figure, Q charge is placed at the open end of the cylinder with one end open. The total flux emerging from the surface of cylinder. मतलब कि बता इधर से कितना फ्लक्स लिंक होगा वो हमें निकालना है. यस और नो. तो मैं आपको एक सिंपल सी बात बोलूँ. अगर एक पूरा सिलेंडर में कंसीडर करूँ यस और नो एक पूरा सिलेंडर कंसीडर करूँ और यहाँ पे सेंटर पे चार्ज Q है तो फ्लक्स फाई किसके बराबर होगा बता क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर. अगर वही सिलेंडर को आधा कट करो क्योंकि जब पूरा है तो फील्ड लाइन देखो तो ऐसे बनेगी ना बता क्लियर. यहाँ से ऐसे निकलेगी चारों डायरेक्शन में आगे पीछे 3 डायमेंशन आप देखोगे तो यस और नो. तो अगर मैं इसको आधा करूँ तो फ्लक्स भी आधा बन गया ना. समझ में आ रहा है. तो इनके साथ जो फ्लक्स लिंक होगा वो इनसे क्या होगा बता आधा क्लियर क्यू डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट. समझ में आ कि नहीं. और इसका आधा करोगे तो क्यू बाई 4 एप्सिलॉन नॉट. समझ में आ रहा है. यस और नो. चलो
तो ऐसे ही मैं और चैप्टर की एमसीक्यूज लेके आऊँगा जो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगी। लेकिन चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप हमारा व्हाट्सएप नंबर भी नीचे जो पट्टी में दिखा गया था उसके ऊपर आप मैसेज भी कर सकते हो। और इनके साथ ही मैं और आपको 100 एमसीक्यूज दूंगा जिनके अंदर शायद ये वाले रिपीट भी हो, लेकिन और एक्स्ट्रा एमसीक्यूज आपको मिलेगी तो उसका आप प्रैक्टिस भी कर पाओ।